अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर की जो फिज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 12 के बारे में पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स में आज हम चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में है। इसमें हमने चार्जेस एट रेस्ट के बारे में स्टडी करना है कि जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं तो उस वक्त उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कूलम्स लॉ के बारे में है। कूलम्स लॉ जो है वो चार्जेस के दरमियान फोर्स को शो कर रहा होता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हों। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है, छोटा होता है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले में उनका साइज़ बहुत कम होता है। इसलिए हम उनको पॉइंट चार्जेस कहते हैं। वो जस्ट पॉइंट की तरह होते हैं, बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, चार्जेस जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। और इसके अलावा ये कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। यानी दोनों नेगेटिव चार्ज हों तब भी, और दोनों पॉजिटिव चार्ज हों तब भी वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, और अपोजिट चार्जेस हों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये है कि इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हों चाहे वो रिपल्सिव फोर्सेस हों, उनको उस फोर्स को फाइंड करने के लिए एक साइंटिस्ट था, चार्ल्स कूलम, एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था वो। उसने ये जो 1874 में 1874 एडी में उसने ये फोर्स का एक्सप्रेशन जो था वो डिराइव किया था। उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे, डिफरेंट चार्जेस के दरमियान उसने फोर्स फाइंड की थी। उसके बाद उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक लॉ की शक्ल में स्टेट किया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इस कूलम्स लॉ को इस तरह डिफाइन करते हैं कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² आएगा, और हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो जो सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल होता है उसकी जगह पे हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट होगा वो के होगा। ठीक है, तो इसमें जो है के की जो के एक इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है कूलम्स लॉ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव करता है जिस तरीके से आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो पहले पढ़ चुके हैं आप लोग छोटी क्लासेस में। जिसमें ये कोई सी दो मासेस हों तो उनके दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, एफ इज इक्वल टू G m1 m2/r²। कैपिटल जी जो है इसमें यूज़ होगा। ठीक है, तो वो सेम इसी तरह बिहेव कर रहा था जैसे यहाँ पे चार्जेस यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे मासेस यूज़ हो रही थी। लेकिन मासेस के दरमियान में मासेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो उनकी जो फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। लेकिन यहाँ पे चार्ज है तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, Q1 जो है हमारे पास फर्स्ट चार्ज है, Q2 जो है सेकंड चार्ज है, और स्मॉल r जो है वो इनके दरमियान में डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो फोर्स एक्ट कर रही होती है जब दो चार्जेस सेम लाइन में हों, तो उसी जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही होगी उसी लाइन के अलॉन्ग जो है वो फोर्स एक्ट कर रही होगी। ठीक है, और जो के कांस्टेंट है वो जो भी हम मीडियम यूज़ कर रहे होंगे दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम हो, यानी कि अगर वो फ्री स्पेस है या एयर है या कोई भी मीडियम यूज़ हो रहा है उन दोनों चार्जेस के दरमियान में, तो के जो है वो उस मीडियम की या फ्री स्पेस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें जो है के जो है उसको हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर 4 पाई तो आप जानते हैं, 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये उस केस में के यहाँ पे के का ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये उस केस में आएगा जब हम चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम यूज़ नहीं कर रहे होंगे, जस्ट ओनली फ्री स्पेस यूज़ हो रही होगी। तो उस केस में जस्ट ये एप्सिलॉन नॉट आएगा, दैट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और इसकी जो एस आई यूनिट है एप्सिलॉन नॉट की, वो 8.85 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर है। और इसकी वैल्यू को इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे, पाई की वैल्यू भी पुट करेंगे 3.14, और इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो के का एक्सप्रेशन आ रहा है 9 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। तो के की वैल्यू जो है वो 9 10⁻9 ये आपने याद रखनी है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपने याद रखनी है। ये आपके एमसीक्यूज में या आपके प्रॉब्लम्स में कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकती है।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो कूलम्स फोर्स जो है इसमें हम के की जगह पे अगर हम इसका एक्सप्रेशन पुट करते हैं तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कूलम्स फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स है, यानी कि वो दोनों चार्जेस जो है एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो लेकिन दूसरा चार्ज जो है फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट ना कर रहा हो, बल्कि ये फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस की आपस में एक दूसरे के ऊपर एक्शन और रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, सपोज अगर एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज जो है वो Q2 है, तो जितनी फोर्स जो है वो Q1 Q2 के ऊपर एक्सर्ट कर रहा होगा उतनी फोर्स जो है, अगर दोनों चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो उतनी फोर्स जो है Q2 Q1 के ऊपर भी एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो F2 के ऊपर Q2 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी वो F21 होगी, और Q1 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी वो F12 होगी। और ये दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे की इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अगेन बता दूं मैं आपको कि जो फोर्स Q2 चार्ज के ऊपर एक्ट हो रही होगी वो F21 होगी, और उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो R21 होगा। ठीक है, उसके बाद जो फोर्स Q1 चार्ज के ऊपर एक्ट हो रही है वो F12 है और उसका पोजीशन वेक्टर R12 होगा। इसको हम आगे देखते हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक्सप्रेशन फोर्सेस के ये दोनों इक्वल भी हैं अपोजिट भी हैं। तो F21 जब हम लिखेंगे तो ये सेकंड चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स है, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम आएगा इसमें, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर भी सेम आएगा, जस्ट इसमें पोजीशन वेक्टर का फर्क होगा कि इसमें F21 के अकॉर्डिंग R21 पोजीशन वेक्टर जो है वो आएगा, यूनिट वेक्टर जो है इसका। ठीक है, और जो F12 फोर्स है वो चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ तक दोनों में सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, और इसमें फ़र्क सिर्फ R12 का है, F12 के अकॉर्डिंग R12 आएगा, जो कि इसका यूनिट वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेज जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं इसके अंदर, तो इसलिए हम इनके एक्सप्रेशंस को भी इक्वल एंड अपोजिट कह सकते हैं। ठीक है, साइन जो है वही शो कर रहा है कि दोनों फोर्सेज जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं, लेकिन होंगी दोनों एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि इनका जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो ये एक्सप्रेशन पढ़ा है इसमें एप्सिलॉन नॉट यूज़ हो रहा है, मीन हमने इस चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम यूज़ नहीं किया, जस्ट ओनली हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। तो फ्री स्पेस की बजाय अगर हम चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम यूज़ करें, सपोज हम एयर इस्तेमाल कर रहे होंगे मीडियम को, या कोई भी मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जो डिफरेंट मीडियम हैं उनके लिए एक हम कॉन्स्टेंट फैक्टर यूज़ करते हैं एप्सिलॉन आर, जिसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये डिफरेंट एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.0006 होती है, अमोनिया लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू 22 से लेकर 25 तक होती है, और बैकलाइट के लिए इसकी वैल्यू 5 to 18 होती है। ठीक है, उसके बाद ग्लास के लिए इसकी वैल्यू जो है 4.8 to 10 होती है, और उसके बाद जो रबड़ है उसके लिए इसकी वैल्यू 2.94 होती है, और वाटर के लिए इसकी जो वैल्यू है 78.5 होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो हैं वो आप लोगों ने याद रख लेनी है, जो कि आपके MCQs में या आपके जो प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल हो सकती हैं। तो अगर हम उन चार्जेस के दरमियान में कोई भी इनमें से कोई भी मीडियम, यानी चाहे वो एयर हो या जो है बैकलाइट हो या ग्लास हो या वाटर हो या रबड़ हो, कुछ भी हो, कोई भी मीडियम हम दोनों चार्जेस के दरमियान में हम यूज़ कर रहे होंगे, तो उससे क्या होगा कि वो जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स होगी, कूलम फोर्स जो है उन दोनों चार्जेस के दरमियान में, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर जो है इसमें बता चुकी हूँ आपको रिलेटिव परमिटिविटी है, तो ये हर मीडियम के लिए इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, जो कि टेबल में आपको मैं बता चुकी हूँ कि इसमें इसको वैल्यूज़ को आपने याद भी करना है। तो इसको हम जब भी कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएंगे चार्जेस के दरमियान में, तो उनकी वजह से जो फोर्स का एक्सप्रेशन है दैट इज डिक्रीज बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर जो है वो उसके नीचे डिवाइड हो रहा है, यानी फोर्स और एप्सिलॉन आर जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एप्सिलॉन आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी फोर्स कम होगी, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू जितनी कम होगी फोर्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें इस यहाँ पे एयर की जो के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो 1.0006 है, जो तकरीबन जो है वो 1 के इक्वल है। तो इसलिए इसमें बहुत कम फैक्टर है जो जिसका इसमें दोनों में फ़र्क है, यानी वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 है और एयर के लिए 1.0006 वैल्यू है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। तो ये आपने एक्सप्रेशन जो है वो याद रखना है।
ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा जो एग्जांपल आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 12 के अंदर 12.1 एग्जांपल दी हुई है, इसमें इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि चार्जेस जो हैं वो दो दिए हुए हैं, Q1 एंड Q2, और दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। मीन वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम है, इसको आपने लिखना है 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और Q2 की जो वैल्यू है 50 माइक्रोकूलम है, इसको आप लिखेंगे 50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है। और जो इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, R1 Q1 का पोजीशन वेक्टर 3J है, और R2 जो है वो Q2 का पोजीशन वेक्टर 4I है रिस्पेक्टिवली। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें कि हमने डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन मीटर्स, कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज Q2। हमने फोर्स जो है चार्ज Q2 के ऊपर जो फोर्स है यानी कि F21 हमने फाइंड करनी है। ठीक है। तो आपने इनको जो है माइक्रो माइक्रो को आप कन्वर्ट कर देंगे 10⁻⁻6 में। और दोनों चार्जेस के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो आपको दिए हुए हैं, R1 भी दिया हुआ है, R2 भी दिया हुआ है। तो आपने स्टूडेंट्स इसमें इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो फाइंड कर लेना है। दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय द पोजीशन वेक्टर R21। ठीक है। तो R21 इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी कि जो सेकंड पोजीशन वेक्टर है उसमें से हम फर्स्ट पोजीशन वेक्टर जो है वो माइनस कर लेंगे। तो हमारा जो डिस्टेंस का पोजीशन वेक्टर है R21 वो आ जाएगा 4I-3J। तो हमें चूँकि हम जो ऊपर एक्सप्रेशन पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा है कि जो यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब जो हमने डिस्टेंस का हमने पोजीशन वेक्टर का हमने जस्ट यूनिट वेक्टर लेना होता है। ठीक है। तो उसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, हम फुल वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर जो है वो आ जाता है। तो फुल वेक्टर तो हमने फाइंड कर लिया 4I-3J। अब हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, इसकी फुल वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है। मीन हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो आर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो आपने 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अंडर रूट, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 5 आएगा। तो आपने जब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आपने फुल वेक्टर 4I-3J को 5 पे डिवाइड करना है। इस यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है, ये जो हमने एक्सप्रेशन इसका फाइंड किया है, हमने फार्मूला F21 के अंदर पुट कर देंगे। फार्मूला हमने इसमें यूज़ करना है F21 इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और साथ हम यूनिट वेक्टर यूज़ कर रहे हैं R21। तो इसमें हमने 1/4 की जगह पे हमने जो K की वैल्यू थी 9 वो पुट करनी है। साथ यूनिट मेंशन करेंगे, Q1 की वैल्यू पुट करेंगे और Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है तो उसकी जगह 5 का स्क्वायर लेंगे, और साथ हम R21 यूनिट वेक्टर जो है 4I-3J और 5 ये हम पुट करके इसको सारा हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 1.44I-1.08J। तो ये हमारा जो है फोर्स का यूनिट वेक्टर आ रहा है F21 का। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि चार्जेस जो हैं वो Q1 Q2 दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो हमने चूँकि फोर्स ऑन Q2 फाइंड करनी है हमने, यानी हमने F21 फाइंड करना है, तो जस्ट हमने यहाँ पे F21 को ही शो किया हुआ है, F12 को यहाँ पे हमने शो नहीं किया हुआ। तो उनके दरमियान जो पोजीशन वेक्टर है R21 उसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स F21 है। ठीक है। तो इसमें जो है ये हमने इस तरीके से डायग्राम भी ड्रा करनी है, और हमने इसका एक्सप्रेशन निकालना है। क्योंकि हमने इसकी डिस्टेंस हमने फाइंड जो फोर्स है उसकी हमने फुल फॉर्म लेनी है। तो इस केस में हमने जैसे अभी हमने वेक्टर फाइंड किया है, तो फोर्स की हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे। मतलब हमने एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लेके प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर इनको ऐड करके इनको इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो 1.44 का स्क्वायर प्लस -1.08 का स्क्वायर अंडर रूट, तो उसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो 1.8 न्यूटन आ रहा है। ये फोर्स की मैग्नीट्यूड हो गई। फिर हम डायरेक्शन के लिए हम थीटा फाइंड करते हैं। डायरेक्शन ऑफ F21 इक्वल टू tan इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट, यानी -1.08 ओवर 1.44 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये हमारा जो है वो एंगल आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो एग्जांपल है ये भी समझ आ गई होगी, आपको कॉलम्स ला भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसको आपने अच्छी तरीके से गौर से बार बार सुन के या इसको बुक से अच्छी तरह पढ़ के सारे अपने कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर कर लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसको आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। ठीक है, थैंक यू।